Hello students, today I am going to discuss about shoulder dystocia. Shoulder dystocia मीनिंग होता है जब शोल्डर हेड डिलीवर हो जाता है बट शोल्डर डिलीवर नहीं होता है. ठीक है, शोल्डर क्या हो जाता है, स्टक्ड आउट हो जाता है अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस. ठीक है, तो उसे शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं. एंड डिस्टोसिया मीनिंग ही होता है डिफ़िकल्ट टू बर्थ. ठीक है, इसीलिए उसको कम्प्लीटली शोल्डर डिस्टोसिया बोला गया है कि शोल्डर क्या है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कहाँ पर वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नियर क्या हो गया है, स्टक्ड आउट हो गया है. हेड डिलीवर होने के बाद जब शोल्डर डिलीवर नहीं होता तो उसको हम शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं. डेफिनेशन: when the fetal hand is delivered but shoulder are stuck and cannot be delivered, it is known as shoulder dystocia. ठीक है, fetal hand delivered हो जाता है but shoulder वहीं stuck हो जाता है and cannot be delivered. इसी condition को हम क्या कहते हैं, shoulder dystocia कहते हैं. And second है failure of the shoulder to transverse the pelvis spontaneously after delivery of the head. ठीक है, इसमें क्या है, जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपने पढ़ा होगा कि कैसे हेड जब डिसेंट होता है, ठीक है, फिर शोल्डर कैसे, जब हेड डिलीवर होता है तो शोल्डर की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, फिर कौन सा रोटेशन होता है. सो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो शोल्डर होता है वो ट्रांसवर्स में नहीं आ पाता है. ठीक है, जैसे ही हेड डिलीवर हुआ शोल्डर ट्रांसवर्स में आता है, फिर वो रोटेट होता है. ठीक है, इंटरनली रोटेट होता है, जैसे साइमल्टेनियसली हेड रोटेट होता है. ठीक है, अगर आपने लेबर पढ़ा होगा तब आपको याद होगा कि कैसे, तो वो क्या होता है, शोल्डर ट्रांसवर्स में नहीं आ पाता है और वो वहीं पे स्टक्ड हो जाता है. ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास. तो इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है यहाँ पर. ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है और यहाँ पे शोल्डर क्या हो गया है, स्टक हो गया है. यू कैन सी एंटीरियर शोल्डर. ठीक है, एंटीरियर शोल्डर क्या हो गया, यहाँ पर स्टक्ड हो गया है. ठीक है, जब ये एंटीरियर शोल्डर यहाँ पे स्टक्ड होता है तो हेड डिलीवर हो चुका है, तो हेड क्या होता है, बाहर की तरफ एक्सट्रैक्शन, मतलब बाहर की तरफ प्रेशर देता है वो. ठीक है, डिलीवर आउट होने के लिए जो बाहर की ओर एक्सटर्नली वो डिलीवर आउट होने के लिए प्रेशर देता है. तो यहाँ पर जो ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स प्रेजेंट होती है उनमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है. ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग होती है और ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम, इनमें क्या हो जाता है, इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया में सबसे ज़्यादा इंजरी ये ब्रेकियल प्लेक्सस में, नर्व्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं. क्यों होते हैं, जब हेड डिलीवर हो जाता है लेकिन शोल्डर वहीं स्टक्ड हो गया है बेबी का सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास, तो जब ये हेड बाहर की ओर प्रेशर देता है, ठीक है, फोर्स उसको बाहर की ओर डिलीवर आउट होने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. वन थिंग इज़ दैट. सेकंड है कि अगर बाहर से एक्सट्रैक्शन हम देते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है कि, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशन अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, समटाइम्स ये डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर स्टक्ड आउट हो जाता है. ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता है, डायग्नोस्ड कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बाद में जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्टक्ड आउट ऐसी कंडीशन होती है और हम बाहर की तरफ उसको फोर्सली एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं, बेबी को फोर्सली हम प्रेशर दे रहे होते हैं. ठीक है, तो उस केसेस में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, shoulder dystocia, the anterior shoulder becomes trapped behind on the symphysis pubis while the posterior shoulder may be in the hollow of the sacrum or high above the sacral promontory. ठीक है, you can see in this diagram कि जो शोल्डर है, एंटीरियर शोल्डर दैट ऑलरेडी ट्रैप्ड. ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर शोल्डर है दैट इज़ आला ऑफ द सेक्रम. ठीक है, ये आला ऑफ द सेक्रम है, तो ये इसका पोस्टीरियर शोल्डर क्या है, आला ऑफ द सेक्रम में आ चुका है. ठीक है, बट एंटीरियर शोल्डर क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया है. Next, shoulder dystocia is when after delivery of the head, the baby's anterior shoulder gets caught above the mother's pubic bone. ठीक है, same thing I already taught. So signs include retraction of the baby's head back into the वेजाइना नोन एज टर्टल साइन. ठीक है, इसमें जो साइन होता है कि कैसे पता चलेगा कि फीटल का जो शोल्डर है वो डिस्टोसिया, द शोल्डर डिस्टोसिया कंडीशन क्या हुई है, अराइज हुई है. तो इसमें होता है जो रिट्रैक्शन ऑफ बेबी हैंड बैक इनटू द वेजाइना. ठीक है, वो वेजाइना में ही क्या होता है, वहीं पर स्टक्ड रहता है, वो बाहर की ओर नहीं आता है, जो कि कैसे अपेयर होता है, आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, कि उसमें क्या होता है, टर्टल साइन जैसा उसमें शो होता है, लाइक. ठीक है, सो
सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं बेबी में। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज। मैंने बताया कैसे इंजरी होगी ब्रेकियल प्लेक्सिस में, ठीक है, एंड क्लेविकल फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन फॉर द मदर में इंक्लूड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक वेजाइनल पेरिनियल टीयर्स हो सकता है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो सकती है, एंड यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टर्टल साइन, इफ़ यू सी दैट इट विल बी स्टक, ठीक है। इसी को टर्टल साइन कहते हैं, जब हेड क्या होता है वहीं पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, वहीं पर रहता है हेड, ठीक है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्टल साइन बोलते हैं। सो नेक्स्ट है इंसिडेंस। ओवरऑल इंसिडेंस अगर हम देखें तो 0.2 and 1% ही केसेस होते हैं जिसमें शोल्डर डिस्ट्रोसिया कंडीशन राइज होती है। सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, इफ़ फीटल मैक्रोसोमिया अगर होता है, ओबिसिटी होता है, डायबिटीज़, मिड पैल्विक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर हम करते हैं, पोस्ट मेच्योरिटी है, मल्टीपैराइटी है, एंसेफेली है, एंड फीटल असाइटिस है। सो दीज फैक्टर्स विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शोल्डर डिस्ट्रोसिया। सो वार्निंग साइंस एंड डायग्नोसिस, ठीक है। वार्निंग साइन क्या है, द डिलीवरी may be uncomplicated initially but the head may have advanced slowly and the chin may have and difficulty in sweeping over the perineum, ठीक है। आपने नॉर्मल लेबर पढ़ा है कि नॉर्मली जो फेस होता है वो क्या करता है, स्विप करता है पेरिनियम एरिया को, बट और हेड क्या होता है, फास्टली डिलीवर होता है। बट यहाँ पे जो हो रहा है कि कंडीशन तो स्टार्टिंग में अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये शोल्डर डिस्ट्रोसिया कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। तो हेड क्या होता है, और जो हेड डिसेंट हो रहा होता है, मतलब जब डिलीवर आउट होता है तो बहुत स्लोली डिलीवर आउट होता है, एंड द चिन में हैव, जो चिन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है स्वीपिंग ओवर द पेरिनियम, ठीक है। जो भी उसका फेस वाला पार्ट है वो डिफ़िकल्टली क्या करता है, स्विप करता है पेरिनियम को। सो वंस द हेड इज़ डिलीवर इट मे लुक एज इफ इट इज़ ट्राइंग टू रिटर्न इनटू द वेजाइना, ठीक है। अगर एक बार हेड डिलीवर हो गया फिर उसके बाद ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि वो दोबारा ही क्या हो जाता है, ठीक है। जब हेड डिलीवर हो जाता है तो इट मे लुक्स एज इफ इट इज़ ट्राइंग टू रिटर्न इनटू द वेजाइना, ठीक है। वो दोबारा क्या हो जाता है, वहीं वेजाइना में रिट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हम ये किसकी वजह से होता है, रिवर्स ट्रैक्शन, क्योंकि शोल्डर स्टक्ड हो गया है तो उसको एक रिवर्स ट्रैक्शन मिलता है, तो वहीं वेजाइना में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी कि टर्टल साइन जैसा, ठीक है। क्योंकि वो ड्यू टू शोल्डर स्टक होने की वजह से उसका जो हेड है वो वहीं पर स्टक्ड हो जाता है, ठीक है। वो भी कहाँ, वहीं पर प्रॉपर तरीके से डिलीवर आउट नहीं होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एक्सटेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है बेबी का। सो जो डायग्नोस्ड होता है व्हेन मैन्यूवर्स नॉर्मली यूज्ड बाय द मिडवाइफ फॉल टू अकम्प्लिश डिलीवरी, ठीक है। आप कैसे डायग्नोज करोगे कि शोल्डर डिस्ट्रोसिया है, कि मैन्यूवर तो हमने नॉर्मली करे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इट मीन्स शोल्डर डिस्ट्रोसिया क्या है, प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं कि डोंट्स एंड डू, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सो डोंट्स हम पढ़ते हैं, पहले तो डू नॉट पैनिक, ठीक है, हमें ऐसी कंडीशन देख के पैनिक नहीं होना है, ठीक है। डू नॉट गिव ट्रैक्शन ओवर द बेबीज़ हेड, ठीक है, और बेबी के हेड पे ट्रैक्शन नहीं देना है। अगर हम हेड पे ट्रैक्शन देते हैं तो देयर इज़ द चांसेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, और मे बी क्लैविकल जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है बेबी की। सो डू नॉट अप्लाई फंडल प्रेशर, और इन दिस केस वी कांट अप्लाई द फंडल प्रेशर। अगर हम फंडल प्रेशर देते हैं तो शोल्डर तो स्टक्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेम कंडीशन अराइज हो सकती है, क्लैविकल इंजरी हो सकती है बेबी की, और ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज के होने चांसेस हो सकते हैं। सो डूज में क्या क्या करना चाहिए, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा हेल्प के लिए ऐसे उसमें बुलाना चाहिए, और इन्फेंट्स के माउथ जैसे ही हेड डिलीवर होता है माउथ एंड नोज़ हमें क्लियर करना है, सक्शन आउट करना है बेबी को प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो जिससे वो कुछ भी स्प्रेड ना करे। एंड इन्वॉल्व्स द एनेस्थेटिस्ट एंड द पीडियाट्रिशियंस को हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन में भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो हम एनेस्थेटिस्ट की हेल्प से और पीडियाट्रिशियन की हेल्प से हम कंडीशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड परफॉर्म द एपिजोटमी इफ़ नॉट परफॉर्म अर्लियर, ठीक है, अगर हेड डिलीवर होने से पहले एपिजोटमी नहीं की है तो उस केस में हमें फिर एपिजोटमी देनी पड़ेगी पेशेंट को। मैनेजमेंट कंटिन्यू है, हेल्पर, ठीक है, इसमें हेल्पर है कि एच फॉर हम कॉल फॉर हेल्प बोलेंगे, एवेल्युएट करेंगे एपिजोटमी को, मैक्रोबर्ट मैनूवर करेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मैनूवर क्या होता है, ठीक है। 3-4 मैनूवर्स हैं,
और एक्सटर्नल प्रेशर हम सुप्रा प्यूबिकली इसमें प्रेशर देते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देन एंटर रोटेशनल मैन्यूवर्स होते हैं जिसमें हम हेड क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करते हैं 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, एंड रिमूव द पोस्टीरियर आर्म, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर शोल्डर स्टक्ड है तो सबसे पहले हमने क्या करना था, पोस्टीरियर आर्म को रिमूव करना होता है, देन एंटीरियर शोल्डर विल बी डिलीवर। जबकि नॉर्मल डिलीवरीज में क्या होता है, सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है, देन पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होता है। सो रोल द पेशेंट टू हर एंड नीज, हैंड्स एंड नीज, ठीक है, और पेशेंट को हमने रोल, ठीक है, पेशेंट को हैंड्स और नीज पे क्या करना है, रोल करना है हमें। द पोजीशन हमें पेशेंट को ऐसे करना है, रोल द पेशेंट टू हर हैंड्स एंड नीज, ठीक है, रोल करना है पेशेंट को उसके हाथ जो हैंड्स है और नीज की हेल्प से। देन मैनेजमेंट, इसमें प्री प्रोसीजर स्टेप्स है एंड कंसिडरेशन है। फर्स्ट, दैट कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, एक्सप्लेन प्रोसीजर, फॉलो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक केयर एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड परफॉर्म एपिसियोटमी। सो सेकेंड है परफॉर्म द मैक रॉबर्ट मैनूवर, ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम मैक रॉबर्ट मैनूवर, ठीक है, कैसे करते हैं, मैंने आपको वीडियो में आपको भेजूंगी इसके साथ, तो आप देखना, ठीक है, अलग अलग मैनूवर्स की अलग अलग वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वर्बली मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैक रॉबर्ट मैनूवर होता है, सबसे पहले हमें पोजीशन देनी होती है मैक रॉबर्ट मैनूवर में, ठीक है, ये तो बिफोर पोजीशनिंग है कि बिफोर पोजीशनिंग हमें देखना है कि जो पहले हमें ओरिएंटेट करना है, ठीक है, कि सिम्फाइसिस प्यूबिस में कि ये डिफ़िकल्ट कर रहा है, शोल्डर डिलीवरी डिफ़िकल्ट है या नहीं है, ठीक है, मतलब शोल्डर डिलीवरी हो सकती है या नहीं होती, तो पहले हमें एक ओरिएंटेशन लेना है सिम्फाइसिस प्यूबिस का। देन सेकंड है कि मैक रॉबर्ट पोजीशन, उसके बाद हमने पहले ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है, देखना है हमें कि सिम्फाइसिस प्यूबिस मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जो शोल्डर स्टक्ड हुआ है वो पॉसिबल है डिलीवर आउट होने के लिए या फिर नहीं है, ठीक है। सेकंड है मैक रॉबर्ट पोजीशन, इसमें क्या करते हैं, पोजीशन आप सोचोगे कौन सी पोजीशन देते हैं, इसमें लिथोटमी पोजीशन जैसे पेशेंट को हमने दी होती है, तो लिथोटमी से थोड़ा सा हम लेग्स क्या कर देते हैं और टिल्ट अप कर देते हैं, ठीक है, टिल्ट अप कर देते हैं जिससे कि इजी रहता है, क्योंकि जो इसका इसमें जो प्रोसीजर है, ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्या करते हैं। सी इन दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू दैट दिस इज अ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, एंड पोस्टीरियर शोल्डर आपका सेक्रम में है, ठीक है, जो हॉल ऑफ द सेक्रम है वहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर क्या है, स्टक्ड हो चुका है। तो जो मैक रॉबर्ट उसमें प्रोसीजर्स में जो किया जाता है, और यू कैन सी दैट जो पेशेंट की जो लेग है वो उसको टिल्ट कर दिया है, ठीक है, असिस्टेंट जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब क्या हो सकता है कि इसमें प्रोसीजर में जो हम फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि जो उसका सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो एरिया होता है इस पर हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से इसको एक साइड तो हम प्रेशर देंगे और जो सेकंड हैंड है वो इंसर्ट करते हैं पोस्टीरियर शोल्डर पे, ठीक है, और पोस्टीरियर शोल्डर में हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, मतलब ट्रैक्शन देते हैं, क्योंकि वन साइड इसको प्रेशर देंगे तो दूसरी साइड से हमने इसको मतलब फॉरवर्डली हमने क्या करना है, उसको रिमूव करना, बेबी को शोल्डर को करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। तो मैक रॉबर्ट में आप ध्यान रखना कि जो मैनूवर देते हैं वो कैसे देते हैं कि वन हैंड से जो भी असिस्टेंट होगा, ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ जो असिस्टेंट वहाँ पे अवेलेबल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्रेशर देगा, व्हेन ही विल गिव प्रेशर, ठीक है, सो अलॉन्ग दैट वन हैंड विल बी इंसर्टेड अंडर द पोस्टीरियर, ठीक है, नियर अंडर द पोस्टीरियर शोल्डर, ठीक है, देन डिलीवर आउट द फॉरवर्डली, ठीक है, फिर डिलीवर आउट हो जाता है। जब प्रेशर देते हैं तो फिर वो शोल्डर क्या हो जाता है, इंटीरियर शोल्डर भी इजीली क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पोस्टीरियर डिलीवर होगा, देन इंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेकंड है जो थर्ड है दैट इज़ रूबिन्स मैनूवर, ठीक है, अगर मैक रॉबर्ट मैनूवर के बाद भी शोल्डर डिलीवर नहीं होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट हैंड इनटू द वेजाइना एंड अप्लाई द प्रेशर टू द इंटीरियर शोल्डर इन द डायरेक्शन ऑफ द बेबी स्टर्नम टू रोटेट द शोल्डर एंड डिक्रीज द शोल्डर डायमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करते हैं इस वाले मैनूवर में कि हैंड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इंसर्ट करते हैं इनटू द वेजाइना एंड रीच टू द इंटीरियर शोल्डर, ठीक है, एंटीरियर शोल्डर पे रीच करते हैं, पहुंचते हैं, फिर पहुंच के बाद हम क्या करते हैं, जो एंटीरियर शोल्डर होता है उसको हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज क्या करना है, उसको रोटेट करना है, ठीक है, और फोर्सफुली ट्रैक्शन नहीं देना है। अगर फोर्सफुली ट्रैक्शन देंगे तो मैंने जैसे कि बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं।
ठीक है। और जो में इसमें क्या होता है, रूबिन मैनवर में 2 रूबिन मैनवर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट मैनवर है उसमें मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट मैनवर होता है उसमें हमें एंटीरियर शोल्डर पे हमें मतलब जब इंट्रोड्यूस करते हैं हैंड को, फिर एंटीरियर शोल्डर पे पहुंचते हैं, देन क्या करते हैं उसको ट्रैक्शन देते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको जो रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम पहुँचते हैं तो रोटेट करते हैं कैसे, क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड जो उसका रूबिन 2 मैनवर हम बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, वन हैंड हम क्या करते हैं, पोस्टरली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो पोस्टरली इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको क्लॉकवाइज फिर से या 180 डिग्री आप कह सकते हैं रोटेट करते हैं, और देन बेबी को क्या करते हैं, डिलीवर आउट करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर। और जो रूबिन टेक्निक है इसको हम रिवर्स वुड्स स्क्रू मैनवर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिवर्स वुड्स स्क्रू मैनर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए कि पोस्ट यहाँ पे इसमें पोस्टरली क्या करा है, इंसर्ट किया है, ठीक है, हैंड को, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, 180 डिग्री पे क्या कर दिया, क्लॉकवाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है, ठीक है। जिससे जब रोटेट करते हैं तो फिर डिलीवर आउट, जो पोस्टीरियर शोल्डर विल बी डिलीवर आउट एंड देन एंटीरियर शोल्डर विल बी डिलीवर आउट, ठीक है। बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। यू कैन सी हियर।